नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के जो है टेस्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है आरआरबी जेईई CBT-2 का, तो उसके लिए जो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो हमने जो है आपके लिए कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि देखिए आपको जो है पूरे कंप्लीट नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है, जिसमें कि आपको कंप्यूटर इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस है। तो इन सब का जो है आपको डिटेल में जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको देखिए पीडीएफ भी जो है आपको ये अवेलेबल करा दिए जाएंगे इसी के साथ में। तो ये जो है ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग सिर्फ कंप्यूटर इन्वायरमेंट का भी लेना चाहते हो तो ये भी जो है हमने आपके लिए अलग से बना दिया है। इसमें भी आपको वही सेम चीज़ है, टॉपिक वाइज लेक्चर साथ में पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको देखिए जो प्राइस मेंशन किया गया ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी है आपको देखिए कूपन कोड अप्लाई करना है एट द टाइम ऑफ बाइंग। ये कोड आप लोग अप्लाई करना सर जी 2025 का, तो आपको देखिए इंस्टेंट जो है 20% का एडिशनल डिस्काउंट इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है सभी कोर्सेज पे अवेलेबल है। तो आप लोग जो है अपना इस कोर्स में इन्वॉल्व करके कम समय आपका जो भी रह गया तो इसमें भी आप लोग जो है अच्छे से तैयारी अपना कर सकते हो। हमने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरे डिजाइन किए हुए हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप पीडीएफ बाई करना चाहते हो अलग से तो आप लोग पीडीएफ भी बाई कर सकते हो, वो चाहे आपका देखिए कंप्यूटर का हो, इन्वायरमेंट का हो, या फिर जो है आपका केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, या फिर करंट अफेयर का हो। सभी का जो है हमने आपके लिए डिजाइन कर दिया हुआ है। आप लोग जैसे प्रिपेयर करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। लिंक जो है आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए आते हैं हम अपने टेस्ट क्वेश्चन सेट पे। तो ये जो है आपका सेट नंबर 4 है। तो बाकी जो सेट हो चुके हैं आप लोग उसको देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ रजिस्टर दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम दिया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दिया हुआ है, कंट्रोल यूनिट दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आपने सीपीयू के बारे में पढ़ा होगा, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बताया भी होगा इसके रिगार्डिंग, तो उसमें देखिए हमने आपको बताया था कि जो सीपीयू जो है ना, तो इसमें जो है तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। उसमें आपका एक रजिस्टर तो होता ही है, इसके अलावा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट आपका ही हो गया। बाकी देखिए जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो दिया हुआ है ना, तो ये जो है ये इसका कंपोनेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो रैम है ना आपका, तो ये एक मेमोरी यूनिट है, यानी कि जो मेन मेमोरी जो होता है आपका, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो उसका एग्जाम्पल है। और बाकी देखिए जो स्ट्रक्चर जो होता है ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें देखिए जो कंपोनेंट जो रहते हैं इसमें से, तो इसमें तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक मेमोरी यूनिट। तो रैम जो है आपका, तो वो मेमोरी यूनिट के अंदर में तो आपका आ जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, तो इसका अगर देखिए बात किया जाए तो इसमें जो है आपका तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक आपका रजिस्टर हो गया, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया और कंट्रोल यूनिट आपका हो गया। हालांकि देखिए बाकी जो है मेमोरी यूनिट और आउटपुट इनपुट आउटपुट यूनिट जो है ये सभी कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जो सीपीयू के अंदर में तीन में जो मेजर कंपोनेंट आते हैं तो उसमें आपका यही आएंगे, रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल सर्किट आपके ये सब आते हैं। बाकी देखिए सभी का रजिस्टर का क्या फंक्शन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या फंक्शन है, कंट्रोल सर्किट का फंक्शन है, तो ये सब ऑलरेडी हमने जो है समझाया हुआ है कोर्स के अंदर में। आप लोग वहाँ से जाके जो है सबको समझ सकते हो। और बाकी जो है पीडीएफ में भी ये सब हमने अच्छे से दिया हुआ है, तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट वाज टू बी डन इज। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि जैसे पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का वो कौन सा चीज है जो कि सेंट्रल प्रोसेसर को बताता है कि जो है क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका ऑपरेंड दिया हुआ है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, या फिर ऑपरेशन कोड आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसमें देखिए अगर बात किया जाए ना, तो मेजरली जो रहता है ना आपका यहाँ पे, तो वो जो है आपका ऑपरेशन कोड ही रहता है। मतलब ये जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का ये वो पार्ट रहता है कि जो सीपीयू को बताता है कि एक्चुअली में जो है करना क्या है। तो ये ऑपरेशन कोड ही आपका रहता है, जो कि इसको ऑप कोड भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए राइट आंसर 4 तो आपका हो ही जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो ऑप कोड है, यानी कि इसको ऑपरेशन कोड बोलते हैं हम लोग, तो ये जो है इंस्ट्रक्शन का ये वो पार्ट रहता है जो कि प्रोसेसर को बताता है कि एक्चुअली जैसे यहाँ पे होना क्या है। और उसी में देखिए एक आपका होता है ओपरेंड। तो ओपरेंड मतलब जो रहता है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन जो रहता है यहाँ पे, तो उसी का ही ये हिस्सा होता है, उसी का ये पार्ट रहता है, जिसमें कि देखिए डेटा रहता है यहाँ पे। इसके अंदर में डेटा कंटेंट होते हैं जो कि उसके ऊपर में एक्शन होना है, या फिर जो है मेमोरी लोकेशन रहता है उस डेटा का रजिस्टर के अंदर में।
तो इस तरीके से अगर देखिए एक मशीन इंस्ट्रक्शन जो होता है तो उसका अगर फॉर्मेट देखा जाए यहाँ पे, तो उसमें जो है ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए उसमें एक तो मोड रहेगा कि किस टाइप का एड्रेसिंग मोड है, इसके अलावे जो है उसमें आपको जो है ऑपकोड और ऑपरेंड, ये सब आपको देखने को, मेन तो दो ऑपरेंड, ऑपकोड ऑपरेंड आपका रहता है यहाँ पे। एक मोड हो गया आपका ऑपकोड के अंदर में, दूसरा ऑपरेशन कोड हो गया, और बाकी जो है ऑपरेंड आपका डेटा या रजिस्टर ही आपका होता है एक्चुअली में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग, तो जो आपका ऑपरेंड जो रहता है ना, तो ये जो है डेटा होता है एक्चुअली में, यानी कि जो एड्रेस है डेटा हो गया। और मेन जो आपका रहता है यहाँ पे दैट इज ऑप कोड या ऑपरेशन कोड, तो ये इंस्ट्रक्शन का वो पार्ट होता है जो प्रोसेसर को बताना है कि होना क्या है या करना क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे वही पूछा गया था कि जैसे यहाँ पे मशीन लेवल का इंस्ट्रक्शन का वो कौन सा पार्ट है जो कि सेंट्रल प्रोसेसर को बताता है कि होना क्या है, तो ये आपका ऑपरेशन कोड ही हो जाएगा। और वहीं पे ऑपरेंड के बारे में पूछता, तो ये आपका इस तरीके से रहता है यहाँ पे कि ये जो है डेटा जो होता है जिसके अंदर में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, या फिर एड्रेस जिसमें रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो आपका ऑपरेंड हो जाता है। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर में आप देख सकते हो दिया हुआ है कि डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि क्या करता है यहाँ पे कि असेंबली लैंग्वेज को जो है वो जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग हमने आपको जैसे कि बताया भी था आपको प्रीवियस लेक्चर जो आपने देखा होगा टेस्ट वाला, तो उसमें जो हमने आपको बताया था कि जैसे ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं ना, तो इनका काम ही होता है कि जैसे कि आपका अगर कोई अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है, तो उसको जो है कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में। तो इस तरीके से जो है बात किया जाए तो इसमें बहुत तरीके से होते हैं आपके, जैसे कि असेंबलर हो गया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर हो गया। तो यहाँ पे इस डायरेक्टली बोल रहा है कि जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज असेंबलर। तो डी जो है आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो जैसे कि आपका असेंबली लैंग्वेज में है, इसको मशीन लैंग्वेज में बदलना, तो यहाँ पे असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से बाकी आप कंपाइलर इंटरप्रेटर का भी ये सब बता सकते हो कि इसका फंक्शंस क्या क्या हैं, तो ये सब ऑलरेडी जो है हमने आपको बताया भी है। तो असेंबलर का काम रहता है यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना 0 1 के फॉर्म में। और इसके साथ में कंपाइलर जो है तो इसका सोर्स कोड यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज जो रहता है तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लेकिन ये जो है पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में जो है वो कंपाइलर जो है रीड कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है ना आपका, तो ये सिमिलर इसी के जैसा फंक्शन करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलना, लेकिन ये लाइन बाय लाइन आपका करेगा। और एरर जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे वो रुक जाएगा, जब तक उसको ठीक नहीं करोगे आगे ये बढ़ेगा नहीं। लेकिन कंपाइलर के अंदर में क्या होता है, एक ही बार वो पूरा जो है आपका वो कंपाइल करके दे देगा और एरर पूरा नोटिफाई कर देगा कितना एरर हुआ है, इसमें बीच में आपका जो है रुकेगा नहीं, जिस तरीके से इंटरप्रेटर में होता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा इसके रिगार्डिंग। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इसमें बोल रहा है कि कौन सा कंपोनेंट जो है सीपीयू का जो टेम्पोरली स्टोर करता है डेटा फॉर एएलयू ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ पे जैसे सीपीयू का वो कौन सा कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट के बारे में देखिए ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि इसमें जो है आपका आता है जैसे रजिस्टर हो गया, एएलयू हो गया और कंट्रोल यूनिट आपका हो गया। तो अब उसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है सीपीयू का कि जो भी एएलयू ऑपरेशन जो होते हैं ना, तो उसके जो डेटा को जो है ये टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करके रखता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है रजिस्टर, और फिर देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो देखिए इसी का तो फंक्शन करना ही है इसको, तो ये तो होगा ही नहीं। और बाकी देखिए बोल रहे हैं ना यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। तो देखिए रैम की अगर बात करते हैं ना हम लोग, तो ये जो है जो भी एलयू ऑपरेशंस होते हैं तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए होता है आपका रजिस्टर। तो रजिस्टर जो है ना, तो जो भी एलयू ऑपरेशन जो होते हैं तो उसका जो भी टेम्पोररी स्टोरेज करना होता है ना, जो एलयू ऑपरेशन हुआ, तो उसके लिए रजिस्टर यूज होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वन जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी देखिए कंट्रोल यूनिट जो होती है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है अब पीसी के साथ, कंप्यूटर के साथ में। तो सभी का फंक्शंस के बारे में आपको देखिए अच्छे से पता होना चाहिए, तो ही जो है आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है इसके रिगार्डिंग पूरा आप देख भी सकते हो, दिया भी होगा कि जितने भी देखिए अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो भी आपके होते हैं ना, तो वो सब जो है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा होता तो है। लेकिन जो ऑपरेशन जो हो जाते हैं ना, होने के बाद जो रिजल्ट आपका आया वहाँ पे, तो उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग हुआ तो उसका डेटा को स्टोर करने का काम जो होता है तो वो रजिस्टर के द्वारा आपका होता है। तो जो भी एली ऑपरेशन हुए अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन ही तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर में आपका होता है।
तो उसके डेटा को स्टोर करके रखना ये रजिस्टर का काम आपका होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर, कि किसके पास जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बीट, केबी, निबल या बाइट दिया हुआ है। तो देखिए अगर आप लोग मेमोरी मेजरमेंट का सारा अगर देखा होगा आपने, तो उसमें से अगर बात किया जाए तो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो होता है ना, तो उसमें बीट तो आपका होता ही है, लेकिन देखिए ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा ना यहाँ पे जो है दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका बीट, केबी, निबल दिया हुआ है, तो इन तीनों इन चारों में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना डेटा का, अंदर डेटा जो रहता है आपका कंप्यूटर के अंदर में, तो वो होता है आपका बीट का। तो इसका ये जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो बीट एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटा कंप्यूटर सिस्टम के लिए। एक शॉर्ट फॉर्म बाइनरी डिजिट जो रहता है, यानी कि 0 या 1 फॉर्म में आपका स्टोर करके रखता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है एक सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। जैसे कि आपका मेमोरी जब मेजरमेंट करते हैं ना हम लोग, तो इस सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा जैसे कि स्टार्टिंग में कौन सा होता है और जो है आखिरी, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट जो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट जो होती है तो वो कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका बीट हो गया, जो कि ये बाइनरी डिजिट के लिए होता है, इधर 0 या 1 रहेगा। और फिर इसके बाद आपका होता है बाइट। तो बाइट जो है तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है ये होता है आपका ग्रुप ऑफ 8 बिट का कम्बिनेशन से। तो जाहिर सी बात है ये बिट से तो बड़ा ही है। इसके बाद देखिए आपका एक निबल भी होता है यहाँ पे। तो देखिए निबल जो है आपका, तो ये जैसे कि आपका बीट के बाद निबल ही आपका आता है, यानी कि जो है बाइट फिर आपका आगे आएगा। क्योंकि देखिए निबल जो है ना, तो ये जो है आपका 4 बिट से मिल के बना होता है, मतलब कि एक निबल आपका 4 बिट के बराबर होता है। और वहीं पे अगर एक निबल है, अगर ये जैसे एक बाइट है तो आपका 2 निबल के बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 4 4 बिट से मिल के बने हुए रहते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना होगा यहाँ पे एक्चुअली में। फिर इसके बाद देखिए आएगा आपका यहाँ पे किलो बाइट है। फिर देखिए किलो बाइट जो आपका 1024 बाइट से रहता है आपका बनता है। मेगा बाइट जो है तो आपका 1024 किलो बाइट से आपका रहता है यहाँ पे। फिर इसके बाद जीगा बाइट रहेगा तो 1024 मेगा बाइट से मिलकर बना हुआ रहता है। फिर इसके बाद जो है आपका आएगा टेरा बाइट आपका आएगा। फिर इसी तरीके से आप और भी देख सकते हो यहाँ पे बढ़ता जाएगा आपका। फिर पेटा बाइट है, फिर एक्सा बाइट है, जेटा बाइट है, योटा बाइट, ब्रोटो बाइट, जियो बाइट है। तो सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज मेमोरी मेजरमेंट का वो आपका बीट हो गया। और जो हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट का है तो वो आपका जियो बाइट है। तो ये जो है आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है सीक्वेंस में ही आप लोग याद रखना, इस तरीके से आप लोग याद रखोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपको ये जो हमेशा ही याद रहेगा। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियरिटी आपको हो गया होगा। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है डेटा का कंप्यूटर का तो है आपका बीट इसमें। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो देखिए वो तो आपका होता है इसे जियो बाइट होता है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको यहाँ पे दिया ही नहीं है तो आपको इसमें से दिखना होगा ना कि इसमें से कंपैरिजन करके किसका होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट जगह पर हाईएस्ट बोल देता, तो अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन करनी है। तो जैसे कि देखिए बीट किलो बाइट है, निबल बाइट है, तो इसमें किलो बाइट आपका सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आपका आएगा एग्जामिनेशन, क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, तो आपको इसी तरीके से जो है आपको करने होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विच फाइल इज द बैच फाइल दैट इज रीड वाइल बूटिंग ए कंप्यूटर। तो कौन सा फाइल जो है जो कि एक बैच फाइल होता है जो कि रीड होता है जब कंप्यूटर आपका बूटिंग होता है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका कि ऑटो EXEC.BAT या ऑटो बैच दिया हुआ है, या फिर ऑटो एग्जीक्यूटिव.BAT, या फिर ऑटो डॉट बैट है आपका। तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग कि जैसे बैच फाइल जो कि ऑटोमेटिकली रीड होता है आपका बूटिंग प्रोसेसन के दौरान जब कंप्यूटर आपका रन करता है ना। जैसे ओल्डर जो डॉस वर्जन के आपके जो होते हैं, जो कि अर्ली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके आते थे, तो उसको देखिए बोलते हैं हम लोग दैट इज ऑटो EXE.BAT। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो है आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए वाला, ऑटो EXEC.BAT। तो ये आपको याद ही रखना होगा अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा तो इसमें जो है मेनली आपको याद ही रखना है। और बाकी देखिए अगर जैसे कि क्वेश्चन आपका आता है ना यहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन अगर रहते हैं तो उसको देख के आपको बताना होता है कि ये किस टाइप का फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जो है एटलीस्ट इतना ज़रूर याद कर लेना, जैसे कि .exe है तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को दिखाता है, .com है तो ये कमांड फाइल्स को बताता है, .bat से है तो ये बैच फाइल को दिखाता है, .doc से है डॉक्यूमेंट फाइल्स को दिखाता है, और .txt से है तो ये टेक्स्ट फाइल को दिखाता है, और वहीं पे .prg से है तो ये प्रोग्राम फाइल्स को दिखाएगा, OVR है तो ये ओवरलेज को दिखाएगा, और .c से है तो ये सिस्टम फाइल्स को दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसके यहाँ पे एक्सटेंशन जो भी होता है ना, तो इससे देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो किस टाइप का जो है आपका ये रहेगा।
तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियरिटी हो गया होगा। बस आपको देखिए याद ही रखना है इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो सारा डेटा जो है हमने इसमें दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। एटलीस्ट इतना अगर आप लोग कर लोगे तो क्वेश्चन देखिए आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन जो है आपका जरूर बनेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि यू मस्ट इंस्टॉल डैश ऑन ए नेटवर्क इफ़ यू वांट टू शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि आपको जैसे क्या इंस्टॉल करना होगा, जैसे नेटवर्क के ऊपर में अगर आपको जो है एक जैसे कि शेयर करना है आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि अगर आपको शेयर करना है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो आपको जो है एक राउटर को इंस्टॉल करना होगा नेटवर्क में। तो राउटर जैसे कि देखिए ये एक तरीके से क्या होता है कि ये जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस रहता है जो कि ये डेटा पैकेट्स को जो है फॉरवर्ड करता है। जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पे आपस में, तो ये सब को जो है एक डेटा पैकेट ये सेंड करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जो भी डिजायर रहेगा जहाँ पे भी सबको जाने के लिए, तो वो जो है यहाँ पे सबको ये भेजता रहेगा। तो इस तरीके से जो है आपका राउटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको जो है ये इंस्टॉल करना ही होगा नेटवर्क में, अगर आपको जैसे कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को अगर शेयर करनी है तो इन सब में देखा जाए यहाँ पे तो जो है आपका राउटर यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो बाकी देखिए जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस जो होते हैं आपके, मतलब कि जो भी नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं कि जो नेटवर्क में यूजेस होते हैं, तो यहाँ पे जो सबका लिस्ट दिया हुआ है इन सब के बारे में जो है डिटेल में यहाँ पे दिया भी है। जैसे कि आप देख सकते हो नेटवर्किंग डिवाइस में आपका रिपीटर हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, इसके अलावा RJ11 कनेक्टर है और जो इथरनेट कार्ड है। तो इन सब के बारे में जो है पूरे डिटेल में दिया हो, एक बार आपको समझना होगा। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछेगा तब लोग उसको इजीली बता सकते हो। रिपीटर की बात करें तो ये जो है आपका डिवाइस होता है जो कि बिग सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और ये जो है OSI लेयर जो होते हैं ना, जो 7 लेयर्स होते हैं, तो उसमें जो फिजिकल लेयर पे आपका ये वर्क करता है। तो ये सब भी जानकारी जो है आपको याद रखने होंगे। दूसरा आपका जैसे कि हब है, तो ये जो है एक मल्टी पोर्ट आपका होता है एक्चुअली में, ये रिपीटर के जैसा लेकिन इसमें मल्टीपल पोर्ट आपके होते हैं। और वहीं गेटवे भी आपका रहता है, तो ये जो है आपका एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, इंटरकनेक्टिंग डिवाइस आपका रहता है, जो कि दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को ये जो है आपका ये जोड़ने का ये काम करता है। इसके अलावा स्विच आपका हो गया, तो देखिए स्विच जो है आपका ये डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है OSI मॉडल के, तो ये जो है नेटवर्क ट्रैफिक को जो है कम करने में मौका मदद करता है। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगला जो है वह है ब्रिज का है। तो ब्रिज देखिए स्विच के जैसा ये भी इसके फंक्शंस होता है यहाँ पे, लेकिन ये जो है आपका डेटा ट्रैफिक को जो है फिल्टर करता है। इसके अलावा जो है आपका राउटर है, तो राउटर जो है आपका ये भी हार्डवेयर डिवाइस है जो कि इनकमिंग पैकेट जो होते हैं तो उसको ये जो है इनटेक करेगा, फिर पैकेट को एनालाइज करेगा और फिर जो है उसको डेस्टिनेशन पे सेंड करेगा। तो ये राउटर इंस्टॉल करना तो ज़रूरी होता ही है, इसी से जो है डेटा पैकेट आपके जो है सभी जगह पे जाता है। फिर इसके बाद मॉडम आपका है, तो मॉडम का देखिए फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो ये जो है आपका डिजिटल से एनालॉग या एनालॉग से डिजिटल ये कन्वर्जन आपका करते रहता है। तो ये सब जो है नेटवर्किंग कंपोनेंट है, डिवाइसेस है जो कि यूज़ होते हैं, तो इन सब के बारे में जो है आपको याद रखना होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विच टर्म आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द इंटायर साइट इज। तो कौन सा टर्म जो है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि स्पेसिफिक कंप्यूटर को वेब में, और जो है फिर मेन पेज जो रहता है इंटायर साइट को। तो यहाँ पे देखिए आप देखोगे दिया URL, वेबसाइट एड्रेस, हाइपरलिंक या फिर डोमेन नेम आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ना कि जो दिया हुआ आपका URL, तो इसमें से देखिए इसका राइट आंसर तो URL आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो URL क्या होता है कि एक यूनिक एड्रेस होता है। कोई भी रिसोर्स जैसे होता है ना आपका वर्ल्ड वाइड वेब में, यानी कि इंटरनेट पर आप जैसे कोई भी चीज़ आप देखते हो, तो उसका जैसे कोई रिसोर्स का जो भी रहेगा तो उसका एक यूनिक URL तो रहेगा ही रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसी का फुल फॉर्म भी एक्चुअली में होता है ये। तो उसका एक यूनिक एड्रेस URL के फॉर्म में रहेगा। तो उसमें जो है सारी चीज़ रहेंगे, जैसे कि आप कोई भी पेज खोलते हो, तो कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो तो उसमें उसका एक जो है वेब पेज रहेगा। इसके अलावा जो है उसी में बहुत सारे इमेज फाइल रहेंगे, वीडियोज़ रहेंगे, और भी बहुत सारे चीज़ आपके रहेंगे। इसके अलावा जो है उसके अंदर में आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो ये सारा चीज़ जितने भी रहेंगे ना, तो वो सब जो है आपका उस URL के अंदर में मेंशन, URL के अंदर में ही आपके होते हैं एक्चुअली में। तो ये एक तरीके से एड्रेस ही आपका रहता है, जैसे कि आपका घर का एड्रेस होता है ना, तो जो इस पर इंफॉर्मेशन रहता है कि एक्चुअली ये है क्या, किस चीज़ के लिए है, तो उसी तरीके से URL में ये सारे चीज़ मेंशन आपके होते हैं। तो यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कंप्यूटर को
आइडेंटिफाई करता है वेब पेज में, मतलब कि जो आइडेंटिफाई करे एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को वेब में, और जो मेन पेज रहता है इंटायर साइट का, तो वो आपको यूआरएल से ही हो पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए 1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए जो यूआरएल आपका रहता है ना, किसी भी आपका वेबसाइट जो रहते हैं आपके, तो उसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं उसके, जैसे कि उसमें प्रोटोकॉल भी आपका रहेगा। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट आप देखते हो तो वो जो आपका HTTP से लिख किया हुआ आपका रहता है यहाँ पे। इसके अलावा उसमें डोमेन नेम भी रहता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि वो जो है किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट का है या फिर वो कंप्यूटर का किसी का भी दिया हुआ है, तो वो जो है सब उसके डोमेन नेम से उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। डोमेन नेम बाकी जो है इसमें आप देख सकते हो दिया हुआ है कि डोमेन नेम दिया आपका एक जो है एक तरीके से नेटवर्क के जो भी जो कंपोनेंट जो भी रहते हैं ना कि स्पेसिफिक चीज़ का, उसके बारे में आपको ये बताता है कि जैसे कि आपका अगर कोई चीज़ है, को कॉमर्स डोमेन का है या फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का है, तो तो वो जो है आपका .org से रहेगा। अगर आपका वो .edu से है तो वो एजुकेशन से इस तरीके से जो सब आपका इसके अंदर में होते हैं। तो ये जो है आपको एक बार देखना होगा, समझना होगा। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और इसी तरीके से हाइपर लिंक की अगर देखिए हम लोग बात करते हैं ना, तो हाइपर लिंक देखिए जो आपका होता है ना, तो हाइपर लिंक एक्चुअली में जो आपका डॉक्यूमेंट जो रहता है, मतलब कोई भी टेक्स्ट आप देखते होगे तो वो आपका ब्लू कलर का होता है। तो देखिए जो ब्लू कलर का जब हो जाता है ना, तो वो उसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर लिंक। उसको आप क्लिक करोगे उसके फिर जो है एक और लिंक आपका खुलेगा, तो वो होता है आपका हाइपर लिंक होते हैं एक्चुअली में। तो इस तरीके से पूरे टर्म को आपको जानना होगा, फिर क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे ना तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस इन द IPv6 इज। तो यहाँ पे जैसे आईपी एड्रेस जो IPv6 है आपका, तो उसमें साइज यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना होता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं IPv6 की, तो इसका जो टोटल मतलब कि जो इसका साइज है ना IPv6 एड्रेस का, जो आईपी एड्रेस के साइज की बात करें तो ये जो है इसका होता है आपका 128 बिट्स का है। तो ये जो है सी इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये हो गया कि ये जो है आपका जैसे 128 बिट्स लॉन्ग है ना, तो आप जो है यहाँ पे 2 की पावर 128 अगर आप करोगे ना, तो इसमें जो है आपको 340 यूनिट यहाँ पे यूनिट डेसिलियन। तो इतना जो है एड्रेस है, जो कि एक जिजांटिक मतलब कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा एक है, कि ऑलमोस्ट आप पूरे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है इस धरती पे ना, सबको आप बांटोगे एक एक करके भी, तो भी जो है ये आईपी एड्रेस आपका ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो है आपका एक ह्यूज अमाउंट में है। तो जैसे कि अगर IPv4 के अभी करंटली जैसे कि आपका ये चल भी रहा है, तो इसका अगर देखा जाए ना तो ये जो है आपका कितना है, तो ये जो है आपका ये टोटल 32 बिट्स का ही है। तो इसमें अगर पूरा अगर करोगे 2 की पावर 32, तो ये जो 4 बिलियन ही सिर्फ पॉसिबल है एड्रेसेस है। लेकिन जो है आपका इसमें सीमित है, मतलब कि जो है इतने एड्रेस की ज़रूरत तो पड़ ही गई, और भी ज़रूरत पड़ेंगे तो फिर उसके लिए जो है आपको नया कोई ना कोई जो है जैसे कि IPv6 आया हुआ है तो वो खोज तो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए जो है नीड जब बढ़ा यहाँ पे कि देखा कि आईपी एड्रेस कम पड़ जाएंगे IPv4 से, तो इसीलिए फिर IPv6 में जो है फिर शिफ्ट करना पड़ा। और ये जो है अभी जैसे कि यूज़ में इसका उसमें जैसे माइग्रेशन भी करना चालू हो चुके हैं, क्योंकि जो है फ्यूचर आपका इसी से ही चलेंगे, IPv6 से ही चलेगा, आपका IPv4 भी चलेगा, लेकिन जब इसके लिमिटेशंस हो जाएंगे मतलब ख़त्म हो जाएंगे सारे एड्रेसेस, तो फिर जो है आपका IPv6 की ज़रूरत तो पड़ेगा ही। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे साइज जो होता है ना IPv6 एड्रेस का, तो वो आपको बस इसमें 128 यही याद रखना है, बाकी इसके डिटेलिंग में नहीं जाना है यहाँ पे। तो IP एड्रेसिंग की बात करें तो ये आपका दो तरीके से किया था, एक IPv4 वाला है, दूसरा आपका IPv6 है। तो IPv4 जो 32 बिट का होता है और IPv6 जो आपका 128 बिट का होता है। और बाकी देखिए अगर हम लोग बात करते हैं IPv4 का, तो ये 32 बिट का आपका होता तो है। तो इसमें से क्वेश्चन और भी दूसरे तरीके से पूछता है आपका यहाँ से, कि जैसे कि देखिए जो IPv4 एड्रेस जो है आपका, तो ये जो है कंपोनेंट किससे मिलकर बना हुआ था। तो इसमें देखिए एक आपका होता है नेटवर्क आईडी, दूसरा आपका होता है होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी और बाकी जो है होस्ट आईडी, ये सब जो है कितने बिट के होते हैं और इनका क्या होता है, तो ये सब जो है क्लास में डिवीजन इनका किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब थोड़ा डेप्थ हो जाएगा, आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे दिया एटलीस्ट उतना आप लोग जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज फिशिंग। तो फिशिंग क्या है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग हमने आपको बताया भी था कि ये जो है एक तरीके से एक अटेम्प्ट होता है। जो भी फ्रॉडस्टर्स होता है तो वो क्या करेगा, पहले आपको जो है कॉल करेगा या फिर ईमेल करेगा, कुछ भी तरीके से वो करेगा जिससे कि वो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराएगा, और वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बन के।
तो इस एक्ट को बोलते हैं हम लोग फिशिंग बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, दिया हुआ है कि इट यूजेस द नेटवर्क टू सर्च आउटकम, तो ये तो कोई होता नहीं है इससे रिलेटेड। अगला देखिए बोल रहा है कि समवन सेंड लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूजर्स, मतलब कि कोई जो है आपको एक लेजिटिमेट ईमेल्स भेजेगा जो यूजर्स को जो लगेगा कि वो सही है और सही जगह से आपका आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका देखिए फिशिंग, यही टेक्निक को ही हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए सिर्फ वेबसाइट पे तो कोई ले जाएगा नहीं अगर कोई फिशिंग करेगा तो, या की लॉगिंग सॉफ्टवेयर तो आपका होता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए जितने भी कंप्यूटर थ्रेड से रिलेटेड जो आपके जो होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी जो होते हैं, इन सब के बारे में भी जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि स्पूफिंग हो गया, हैकिंग हो गया, इसके अलावा जो है आपका फिशिंग हो गया, स्पैम हो गया। तो ये सारा कुछ जो है पीडीएफ में दिया हुआ है और हमने इसको समझाया भी हुआ है कोर्स के अंदर में। तो एक बार आप लोग इन सबको अच्छे से देखोगे तो आपको जो है कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको जो है क्वेश्चन इजीली बनेंगे इन सभी टॉपिक से। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से देखिए आगे भी सेशन जो है आपका ये चलता रहेगा, जो आपका ये सीरीज चल रहा है क्वेश्चन सीरीज का, तो ये जो है एग्जामिनेशन तक आपका चलता ही रहेगा। और बाकी जो है आप लोग कमेंट करके अपना मार्क्स भी बता सकते हो कि कितना आपको आ रहे हैं। और बाकी देखिए अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप लोग जो कोर्स में इनरोल करके अपना तैयारी कर सकते हो। तो लिंक जो है हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का, आप लोग वहाँ से जाके लॉग इन करके जो है आप वहाँ से जाके आप लोग कोर्स बाय करके और ऐप में लॉग इन करके जो है आप लोग अपना देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। और पीडीएफ भी ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप लोग उससे भी जो है अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।